तो आइए आज दो बड़े सवालों के मैं आपको जवाब देता हूं। सवाल नंबर 1 कि भाई क्या सेंट्रल विस्टा की जो कंस्ट्रक्शन है वो कोविड के समय पर हमें रोक देनी चाहिए, क्या ये पैसे की बर्बादी है। और सवाल नंबर 2 कि भैया क्या हालत हो रखी है शिवसेना की कि उनको आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के तलवे चाटने पड़ रहे हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भाई कांग्रेस का आईटी सेल और कांग्रेस के जो बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं उन सब ने इस वीकेंड ये आर्गुमेंट देना शुरू किया कि भाई मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो लोगों की चिंता नहीं करती, परवाह नहीं करती, क्योंकि इस कोविड के समय पर ये दरिंदे जो हैं वो सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस समय वो सेंट्रल विस्टा पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं और शिवसेना भी एक अल्फा पार्टी से एक बेटा पार्टी बनती जा रही है और उन्होंने भी अपने सामना में कहा कि भाई बीजेपी को इस समय सेंट्रल विस्टा का कंस्ट्रक्शन रोक देना चाहिए था और इंडिया अगर इस समय सक्सेसफुल है तो भाई नेहरू और गांधी फैमिली की वजह से है। तो शिवसेना ने जो अपनी हालत बना रखी है आजकल, उसके बारे में तो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले जरा इस सेंट्रल विस्टा वाले इशू को देखते हैं। तो भाई सेंट्रल विस्टा है क्या? सेंट्रल विस्टा बेसिकली एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच के एरिया को रीडेवलप करना चाहता है, जहां पर एक नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें एक्स्ट्रा सीटिंग कैपेसिटी रहेगी और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के पास में नए रेजिडेंसेस बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑपोजिशन ने दो बड़े सवाल उठाए हैं। सवाल नंबर 1 कि भाई कोविड रिलीफ पर पैसे खर्च करने की बजाय हम सेंट्रल विस्टा पर पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की। क्योंकि अगर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो पीएम केयर्स फंड क्रिएट किया गया है उसको आप देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी $1 बिलियन का कॉर्पस है और ऑलरेडी पीएम केयर्स फंड से करीब 200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स क्रिएट करने के लिए पूरे देश में। तो प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इन 162 प्लांट्स में से सिर्फ 33 प्लांट्स अभी तक सेटअप किए गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस गवर्नमेंट ने जो सप्लाई क्रेडिट लाइन ऑफर करनी थी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को वो अप्रैल में जाकर दी है, जबकि ये सप्लाई क्रेडिट लाइन उनको जनवरी में देनी चाहिए थी ताकि इंडिया सेकेंड वेव के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहता। और क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन की और वैक्सीन की सप्लाई चेन की प्लानिंग इतनी देर से की है, इसलिए आज हम देश में वैक्सीन और ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज देख रहे हैं। तो अगेन इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिए। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई चेन की और पुअर मैनेजमेंट की है। दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि अभी करने की क्या जरूरत है जब पूरा देश कोविड के इस पैंडेमिक से जूझ रहा है। सही बात है भाई, रोक देना चाहिए। इनफैक्ट हमें सारे काम रोक देना चाहिए, सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए, पुल बनवाने रोक देने चाहिए, रोड बनवाने रोक देने चाहिए, मैन हाउस को फिक्स करना रोक देना चाहिए। अरे भैया गवर्नमेंट कोई मेरी तरह वेली थोड़ी है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम हो पाता है। देश की गवर्नमेंट को एक टाइम पर 150 अलग अलग काम करने पड़ते हैं। भाई एक इमरजेंसी की वजह से गवर्नेंस पूरी तरह से रुक थोड़ी जाती है। गवर्नमेंट को अभी भी चलना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अभी भी पैसे मिल रहे हैं, पब्लिक वर्क्स का होना अभी भी जरूरी है। और तीसरा सवाल फिर आता है कि भैया क्या जरूरत है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की, क्या तकलीफ है पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में। और देखिए इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि करंटली लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल जो है हमारी पार्लियामेंट में, उसकी सीटिंग कैपेसिटी है 552, 245 और 436 रिस्पेक्टिवली। और करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग में बिल्कुल भी जगह नहीं है एक्स्ट्रा सीटिंग इंस्टॉल करने की। इनफैक्ट हालत इतनी बुरी है कि जॉइंट सेशन के टाइम पे कुछ लोगों को तो भैया हॉलवे में बिठाना पड़ता है क्योंकि जॉइंट हॉल में जगह नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास 545 एमपीज हैं लोकसभा में, और अगर इंडिया का आप पीपल टू एमपी रेशियो देखेंगे तो इंडिया में एक एमपी अराउंड 15 लाख लोगों को सर्व कर रहा है, जबकि ग्लोबल एवरेज है कि एक एमपी अराउंड 1.5 लाख लोगों को सर्व करता है। तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत जरूरत है कि नंबर ऑफ एमपीज को बढ़ाया जाए ताकि एमपीज जो है अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। उसके ऊपर से जो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज है लोकसभा में, उसको 1976 में फ्रीज कर दिया गया था 25 साल के लिए। 2001 में दोबारा 25 साल के लिए इन कंस्टिट्यूएंसीज को फ्रीज कर दिया गया था। अब नई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो 2026 में होने वाली है और ऑटोमेटिक
क्विकली नंबर ऑफ एमपीज जो है वो पार्लियामेंट में काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, लोकसभा एमपीज 545 से बढ़कर 888 होने वाले हैं और राज्यसभा 245 से बढ़कर 384 होने वाले हैं। भैया अभी जितने एमपीज हैं उनको तो हम बिठा नहीं पा रहे, जब ये बाद में एमपी बढ़कर आएंगे तो उनको कहां बिठाएंगे? उनको तो साला गार्डन में बिठाना पड़ेगा। ओवर द इयर्स ऑलरेडी जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उनको 3 बार एक्सपैंड किया जा चुका है। 1975 में पार्लियामेंट हाउस एनेक्स को बनाया गया था, 2002 में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग को बनाया गया था और 2017 में पार्लियामेंट हाउस एनेक्स को फिर से एक्सटेंड किया गया था। तो ऑलरेडी इस बिल्डिंग को एक्सपैंड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। और ये जो हमारी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 100 साल पुरानी है और इसको बार बार एक्सपैंड करने से, मरम्मत करने से इस बिल्डिंग की ऑलरेडी हालत काफी खस्ता हो रखी है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत करते करते हम करोड़ों रुपए ऐसे ही डुबाते रहें, या फिर एक नई प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग हम डेवलप करें जिसको अगले 100 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली आप इस कोविड की सिचुएशन को देखिए, जहां पर इतने लोगों ने अपनी नौकरियों को लूज किया है, इतने लोगों को इतना बुरा फाइनेंशियल इंपैक्ट हुआ है। तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इससे सैकड़ों डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, स्टील, मटेरियल, छोटी और बड़ी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिलेगा, काम मिलेगा और हजारों स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को भी इसमें काम मिलेगा। तो जहां तक जरूरत की बात है, जरूरत तो देखिए काफी क्लियर है और इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी होंगे आगे जाते हुए। और आइए अब मैं आपको फाइनली बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों ने वोट करना क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि इस पार्टी को साला पता ही नहीं है कि इसको चाहिए क्या। क्या तू भूल गई वो रात? I want to remind you, October 2019, both houses of parliament passed a resolution wanting a new house. Were these parties not represented there? और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पहले खुद फार्म बिल्स को प्रॉमिस किया था और जब बीजेपी लाकर आई तो उन्हीं फार्म बिल्स को बॉयकॉट कर रहे थे, उसी तरह से यूपीए के समय पर लोकसभा की स्पीकर जो कि एक कांग्रेस लीडर थी, मीरा कुमार, उन्होंने एक फॉर्मल लेटर लिखा था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, जिस लेटर में उन्होंने कहा था कि एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और फाइनली जो कांग्रेस पार्टी अभी गवर्नमेंट को गालियां दे रही है, वही कांग्रेस पार्टी इस समय पर अपने एलाइज के साथ मिलकर महाराष्ट्र में 900 करोड़ रुपए का एक एमएलए का हॉस्टल बना रही है और छत्तीसगढ़ में एक नई लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग बना रही है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोली वालों, भगवान से डरो। भैया ये लोग जो है ना, ये कसम से एक इंडियन सीरियल की सांस है, कुछ भी कर लो इनको खुश नहीं कर सकते। अगर आपने सेंट्रल विस्टा बनवा दिया तो ये बोलेंगे पैसे क्यों खर्चा कर रहे हो, अगर आपने नहीं बनवाया तो ये बोलेंगे कि भाई नए जो एमपीज आ रहे हैं उनको बिठाने के लिए जगह क्यों नहीं है। एक नंबर की भैया कंफ्यूज पर्व है ये कांग्रेस पार्टी। और जब कंफ्यूज पार्टी की बात ही चल रही है तो आइए शिव सेना की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। भैया ये हुआ करती थी हार्ड हिंदुत्वा की पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तब बाल ठाकरे से जर्नलिस्ट ने पूछा था कि सुना है कि आपके शिव सैनिकों ने भी जाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। उसके रिस्पॉन्स में बाल ठाकरे ने कहा कि अगर मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो मुझे बहुत गर्व है। उसको आप कंपेयर कीजिए बीजेपी के रिस्पॉन्स से। एलके आडवाणी ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बाबरी मस्जिद के टूटने को एक हिमालयन ब्लंडर कहा था। अब देखिए, मैं बाबरी मस्जिद के टूटने को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये पार्टी अपने आप को बीजेपी का भी बाप माना करती थी हिंदुत्व के मामले में। और आज वही शिव सेना है जो कि बाल ठाकरे के बिल बोर्ड लगा रही है, लेकिन उन बिल बोर्ड से उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट का नाम ही हटा दिया है। अब जो शिवसेना की तरफ से पोस्टर महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं उसमें सिर्फ बाला साहब ठाकरे की पोस्टर के हृदय सम्राट ही लिखा गया है, जिसमें हिंदू का नाम पूरी तरह से काट दिया गया है। अब इसीलिए सोनिया सेना इस चीज का असर पूरे महाराष्ट्र को दिखाना चाहती है कि विचारधारा और जो बाला साहब ठाकरे के आदर्श थे, अब उनके साथ वो उनका नाम को भी मिट्टी में मिलाने चली है। और देखिए, बाल ठाकरे भी कांग्रेस के साथ अलायंस किया करते थे। 1970 में उन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, उन्होंने इमरजेंसी को भी सपोर्ट किया था और 1977 और 1978 में फिर कांग्रेस के साथ अलायंस किया था। लेकिन इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी को रिस्पेक्ट करते थे। उनके हिसाब से इंदिरा गांधी वाज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। उन्होंने कभी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिस्पेक्ट नहीं किया। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को स्काउंड्रल्स कहा था। For a man to decide whether he wants to remain a gentleman or a scoundrel, how can I stop? If anybody is trying to become a scoundrel. उन्होंने यहां तक कहा था कि सोनिया गांधी की गवर्नेंस में रहने से बेहतर कि इंडिया को अंग्रेजों को वापस दे देना चाहिए। यहां तक कि 2012 में उन्होंने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक कैंसर कहा था। और आज उन्हीं के सुपुत्र हैं
जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के तलवे चाट रहे हैं। शर्म आदमी। भाई हम अंग्रेजों के बारे में कहा करते थे कि वो अपने बाप के भी नहीं होते, लेकिन आज ये बात हम शिवसेना के बारे में भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, अब उन्होंने AIMIM के साथ भी अलायंस कर लिया है अमरावती म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए। तो उनका बेस भी सोच रहा होगा कि साला इनको वोट ही क्यों करना। और शॉर्ट टर्म थिंकिंग के लिए, एक बार CM की कुर्सी पर बैठने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि इनका कोर वोटर जो कि प्रो हिंदुत्वा एंटी कांग्रेस हुआ करता है, वो भी सोच रहा होगा कि यार इनको क्यों वोट दूं, मैं बीजेपी को ही वोट दे देता हूं। एक इकलौती वही हिंदुत्वा पार्टी बची है, उसके ऊपर से मुझे जो महाराष्ट्रियंस की टेंशन है, भाई बीजेपी का तो महाराष्ट्र का लीडर तो महाराष्ट्रियन ही है। और फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या गवर्नमेंट को सेंट्रल विस्टा के कंस्ट्रक्शन को रोक देना चाहिए था, हाँ या नहीं? और फाइनली आपको क्यों लगता है कि आज शिवसेना कांग्रेस पार्टी के तलवे क्यों चाट रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज पेट्रियन पर सपोर्ट करें या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बने। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया लेकिन आपने फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये तो रहा इतना प्यारा सा बटन नीचे है, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।